So here we are discussing about the two types of linkage, complete linkage and incomplete linkage. Complete linkage means when the genes are very close to each other and they have no chance of separation from each other and are always transmitted together. मतलब जीन्स एक दूसरे के साथ एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं और वो इतने पास हैं एक दूसरे से कि इनके बीच में कट लग के इनका पार्ट्स एक्सचेंज होके अलग अलग गैमेट में जाना मुश्किल है, तो इनको हम कम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स कहेंगे और ये थोड़ी सी मुश्किल है मिलनी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी अभी। अगर कंप्लीट लिंकेज होगी तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो है वो नहीं मिलेंगी हमें, ठीक है। मतलब अगर पेरेंट ने गैमेट बनाते वक्त स्मॉल ए और कैपिटल बी एक गैमेट में गई है तो आगे हमेशा ही स्मॉल ए और कैपिटल बी एक साथ ही रहेंगी क्योंकि वो एकदम एक साथ हैं। तो आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी मिलना मुश्किल है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं मिलेगी अगर जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड हैं तो। इनकम्प्लीट लिंकेज, the genes are located on the same chromosome but they are far away from each other। मान लो कि जो है मैं नाम दे देती हूँ M एंड N, ये पेरेंट के पास है तो गैमेट में क्या गया, कैपिटल M स्मॉल n, ठीक है। अगली जनरेशन में हो सकता है कि यहाँ पर कट लगे और पार्ट्स एक्सचेंज हो जाएं तो गैमेट को कैपिटल M के साथ कैपिटल N मतलब नॉन पेरेंटल टाइप भी मिल सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होगा जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में था। चांसेस थोड़े कम होंगे कि पता नहीं कट लगेगा कि नहीं लगेगा, क्रॉसिंग ओवर होगी कि नहीं होगी। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच में उतनी ज़्यादा इनकम्प्लीट लिंकेज के चांसेस हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतना ज़्यादा होंगे। तो मॉर्गन ने जब ये सारा कुछ बताया तो उन्होंने कुछ जो है टर्म्स भी दी। उन्होंने दो जीन्स के बीच के दूरी को मापने के लिए एक यूनिट बताया जिसको कहते हैं सेंटीमॉर्गन। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा 1 सेंटीमॉर्गन होता है। 1 सेंटीमॉर्गन तब होगा जब दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस 1% होंगी, ठीक है। मतलब 1% चांस है कि ये दोनों अलग हो जाएंगी क्रॉसिंग ओवर के बाद, तो वो एक डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन या 1 मैप यूनिट होगा। तो जीन्स के बीच में डिस्टेंसेस हम मैप यूनिट्स में या सेंटीमॉर्गन्स में देखते हैं। मान लो ये जो ए है और यहाँ पर मान लो एफ है, इनके बीच में मान लो 25 मैप यूनिट्स का डिस्टेंस है या 25 सेंटीमॉर्गन्स का डिस्टेंस है, मतलब 25% चांसेस हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगी क्रॉसिंग ओवर के बाद। और मान लो ये जो एम है, ए और एम के बीच में मान लो कि 10 मैप यूनिट्स का डिस्टेंस है, मतलब 10% चांसेस हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगी। मतलब जीन्स जितना पास हैं एक दूसरे के एक क्रोमोसोम पे उतना ज़्यादा वो लिंक्ड हैं, उनके अलग होने के चांसेस उतने कम हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे। तो लिंकेज स्ट्रॉन्ग तब होती है जब जीन्स आपस में क्लोजली सिचुएटेड हों, और अगर वो फार अवे हैं एक दूसरे से तो उतनी लिंकेज कम होगी, उसमें उतनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन या नए तरह के गैमेट्स बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एक चीज़ आपको यहीं पर मैं बता देती हूँ, इसके ऊपर ही जो जीन्स की अरेंजमेंट है क्रोमोसोम पे, बैक जाके किसी प्लेन शीट पे, हाँ यहाँ पर मान लो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दी पेज के हिसाब से। दिस इज़ वन मेंबर फ्रॉम फादर एंड दिस इज़ अ होमोलोगस मेंबर फ्रॉम मदर। अब यहाँ पे जीन है, मैं जीन का नाम लिख देती हूँ। मान लो दिस इज़ जीन नंबर 1 जिसका नाम मैंने लिखा है ए। देन जीन नंबर 2 उसका नाम मैंने लिख दिया बी, ठीक है। यहाँ पर इसकी होमोलोगस क्रोमोसोम में इसका दूसरा एलील है, मान लो हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो स्मॉल ए स्मॉल बी।
ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम है और मैंने उसमें जीन्स पे क्रोमोसोम की ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज करी है। तो ये जो मैंने अरेंजमेंट दिखाई है आपको, इसको कहा जाता है सिस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट क्यों? क्योंकि दोनों जीन्स के जो डोमिनेंट मेंबर्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे, फादर वाले से दोनों डोमिनेंट मिले हैं, और इनके जो दूसरे एलील जो मदर से मिले हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं, वो दोनों के दोनों रेसेसिव हैं। तो ये सिस अरेंजमेंट है। और ऐसे स्टेट में ये जीन्स को आपस में कपलिंग स्टेट में कहा जाता है, दे आर इन कपलिंग स्टेट। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसा आपको मैं पहले समझा रही हूँ, चलो वैसे बना लेते हैं। दिस इज अ क्रोमोसोम पेयर, यहाँ पर जो है एक जीन, ये उसका एलील, दूसरी जीन ये उसका एलील। पहली जीन कैपिटल ए, दूसरी जीन कैपिटल बी, दोनों डोमिनेंट हैं, और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी, दोनों रेसेसिव हैं। तो जब इस तरह की अरेंजमेंट हो कि एक ही मेंबर में दोनों डोमिनेंट और एक ही मेंबर पे दोनों रेसेसिव, then this arrangement is known as cis arrangement and genes are in coupling state. ओके और अगर इसके ऑपोजिट होता, इसके ऑपोजिट का मतलब कि अगर ये 2 क्रोमोसोम्स ऐसी होती, जीन नंबर 1 का डोमिनेंट ए है और बी का रेसेसिव है ये, ठीक है, और इसके दूसरे एलील में यहाँ स्मॉल ए है और यहाँ कैपिटल बी है, मतलब एक मेंबर को एक जीन का डोमिनेंट एलील मिला है और दूसरी जीन का रेसेसिव एलील मिला है, और इसके होमोलोगस को एक रेसेसिव और दूसरा डोमिनेंट, तो इसको हम ट्रांसपोजिशन कहेंगे। ये क्रोमोसोम्स की ट्रांसपोजिशन है। एंड दीज जीन्स दे आर इन रिपल्सिव स्टेट, ये रिपल्सिव स्टेट है। सो मैंने आपको 2 तरह की अरेंजमेंट बताई। अगर एक ही मेंबर पे 2 जीन्स की अगर हम बात करें, दोनों डोमिनेंट हैं, तो वो सिस अरेंजमेंट है, कपलिंग स्टेट है। और अगर एक क्रोमोसोम पर एक एलील डोमिनेंट है, दूसरा रेसेसिव है, तो ये ट्रांस अरेंजमेंट है और रिपल्सिव स्टेट है। सो दिस वाज अबाउट अरेंजमेंट। देन वी वर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट लिंकेज, मतलब जीन्स एकदम पास में हैं और वो क्रॉसिंग ओवर से अलग नहीं होंगी और एक साथ ही रहेंगी गैमेट में जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दिस इज कंप्लीट लिंकेज। एंड अगर अलग हो तो इनकम्प्लीट लिंकेज। सो हियर यू कैन सी, ये जो जीन्स हैं ये आप देख रहे हो मैंने कौन से स्टेट में बनाई हैं, दोनों कैपिटल एक पे हैं, तो मतलब ये सिस अरेंजमेंट है। ठीक है, जब गैमेट बने तो मैंने बताया चारों गैमेट या तो एक तरह के होते हैं या 2 एक जैसे और 2 एक जैसे। तो 2 गैमेट कैपिटल ए कैपिटल बी जैसे कि पेरेंट्स में था, और बाकी 2 स्मॉल ए स्मॉल बी जैसे कि मतलब पेरेंटल टाइप है, कंप्लीट लिंकेज है, नॉन पेरेंटल टाइप मिला ही नहीं हमें। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन 0 है। ये जो 2 गैमेट हैं कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ही रहेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ ही रहा, तो ये कंप्लीट लिंकेज है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, दिस वन, यहाँ पे भी ये सिस अरेंजमेंट ही है, कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ, स्मॉल ए स्मॉल बी उसके होमोलोगस मेंबर। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद किसी किसी सेल में, सभी में नहीं हुआ, हर एक सेल में जरूरी नहीं होगा, कितने ही सेल गैमेट बना रहे हैं, तो किसी किसी सेल में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद कैपिटल बी और स्मॉल बी ने अपनी पोजीशन आपस में चेंज कर ली। यहाँ से कट लगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी अपनी जगह आपस में बदल लेंगे। तो अब देखो हमें क्या मिला, ये जो ये वाले हैं दोनों, यहाँ पे तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ रहे। दूसरे इसके होमोलोगस मेंबर ने जो है अपनी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ क्रॉसिंग ओवर कर ली, तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन पेरेंटल टाइप गैमेट भी बन गया, कैपिटल ए स्मॉल बी, जबकि वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड था। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज इनकम्प्लीट लिंकेज। एक क्रोमोसोम होने के बावजूद भी कैपिटल ए और स्मॉल बी कॉम्बिनेशन हमें मिल गई,
ये इनकम्प्लीट लिंकेज है, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी कम्प्लीटली लिंक्ड नहीं है, शायद वो दूर थे इसीलिए, जितना दूर है उतने ज़्यादा चांसेस हैं क्रॉसिंग ओवर के। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, वो तो तब होता जब ये अलग अलग क्रोमोसोम पे होती, वहाँ पे फिर चारों गैमेट्स बराबर ही बनते, हर सेल में ये चारों जो हैं बनते ही बनते, पर ऐसा नहीं होगा, किसी सेल में बनेंगे, किसी सेल में नॉन पेरेंटल टाइप नहीं बनेंगे। ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लिंकेज। अब दोनों का एक एक एग्जाम्पल है, तो इसके लिए जो है इसी वीडियो में कर लेते हैं। ये कंप्लीट लिंकेज इन मेल ड्रोसोफिला, इसको ध्यान से समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट लिंकेज रेयर है लेकिन मिलती, ऐसा नहीं कि नहीं होती। कंप्लीट लिंकेज मतलब कि कोई दो जीन्स आज तक कभी उनको हमने अलग होते देखा ही नहीं, वो हमेशा गैमेट में एक साथ ही जाती हैं। ठीक है, उसमें हमें कभी भी रिकॉम्बिनेशन मिली ही नहीं। वो कौन सी दो जीन्स जो हैं यहाँ पर बात मेल में, मेल ड्रोसोफिला में, मतलब ड्रोसोफिला मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था। पेरेंट्स हम देखें, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, मक्खी है एक तरह की, तो हमने क्या लिया, ये फीमेल का सिंबल है। फीमेल पेरेंट जो थी, आंखें रेड और विंग नॉर्मल। अब आप यहाँ सिंबल थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि रेड जो है वो डोमिनेंट, तो कैपिटल आर लिखना चाहिए था, है ना, और पर्पल के लिए स्मॉल आर लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्पल रेसेसिव है, स्मॉल पी लिखा है, और रेड को कैपिटल पी लिख दिया है। तो यहाँ पे मेंडल के बाद जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो सिंबल्स वहाँ बताए थे, जरूरी नहीं कि हर बार वही सिंबल्स फॉलो होते हैं। ड्रोसोफिला में एक्चुअली एक ज़्यादातर ये कर दिया जाता है, जो वाइल्ड टाइप एलील है। वाइल्ड का मतलब कि जो नॉर्मली हमें मिलता आ रहा है शुरू से, मतलब जो किसी चेंज के कारण नहीं बना, म्यूटेशन के कारण नहीं बना, नॉर्मली कुदरती रूप से हमें ये ड्रोसोफिला ऐसी मिलती है जिसकी आंखें रेड हैं। और वाइल्ड टाइप एलील ज़्यादातर डोमिनेंट होते हैं, तो वाइल्ड एलील के लिए सिंबल क्या बना दिया जाता है, प्लस। वाइल्ड के लिए अकेला प्लस लिखते हैं, रेड आई के लिए प्लस लिखा जाता है, और पर्पल आई के लिए स्मॉल पी लिख दिया जाता है। लेकिन जो है आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा, इसीलिए स्मॉल पी पर्पल तो पक्का ही है, रेड के लिए प्लस लिखना चाहिए था, तो चाहे तो पी प्लस लिख दें या कैपिटल पी लिख दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सो यहाँ पे रेसेसिव के सिंबल उनके नाम के हिसाब से हैं। डोमिनेंट के लिए प्लस साइन होता है, तो स्मॉल पी था तो यहाँ पे या तो आप पी प्लस लिख दो, या अकेला प्लस लिख दो, या फिर इजी कैपिटल पी लिख दो, तो वो रेड है। तो रेड आइड नॉर्मल विंग्ड फीमेल पेरेंट लिया, रेड आइड मतलब कैपिटल पी, कैपिटल पी। ठीक है, नॉर्मल विंग का साइज नॉर्मल है, तो वैसे तो प्लस प्लस होना चाहिए था। दूसरे का वेस्टिजियल विंग है, मतलब छोटा रिड्यूस्ड विंग जो काम नहीं करता, ये जो फ्लाइज हैं अच्छे से उड़ नहीं पाती, तो वेस्टिजियल का वी जो स्मॉल वी है, तो यहाँ पे कैपिटल वी ले लिया नॉर्मल विंग के लिए। तो कैपिटल पी कैपिटल, यहाँ लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग है, दोनों पी दोनों वी एक साथ हम लिखने के हमें प्रैक्टिस थे। यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि दो क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे पी, यहाँ वी, यहाँ पी, यहाँ वी, तो एक के दोनों मेंबर एक साथ लिख दिए और दूसरे के दोनों मेंबर एक साथ लिख दिए। ठीक है, आप चाहे तो दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। तो रेड आइड नॉर्मल विंग्ड फीमेल पेरेंट लिया, और दूसरा पर्पल आई वेस्टिजियल विंग छोटे विंग रेसेसिव लिया, स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल वी स्मॉल वी। ठीक है, ये मेल फ्लाई ऐसे ली। तो गैमेट बनते वक्त कोई और ऑप्शन नहीं, गैमेट को क्या मिलना है, एक पी और एक वी, तो कैपिटल पी और कैपिटल वी, यहाँ स्मॉल पी और स्मॉल वी। तो जब फर्टिलाइजेशन हुई तो FN जनरेशन नो डाउट, एक कैपिटल पी, यहाँ से स्मॉल पी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, तो रेड आइड और नॉर्मल विंग। ठीक है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बन गया। अब इस और इसमें से फीमेल ले ली गई एक F1 जनरेशन में से, और उसका टेस्ट क्रॉस किया गया, सॉरी फीमेल नहीं मेल लिया गया, मेल ड्रोसोफिला की बात हो रही है। ठीक है, फीमेल होता है तो यहाँ पे जो है कंप्लीट लिंकेज नहीं मिलनी थी, ये ध्यान रखना, मेल लिया गया।
मेल फ्लाई ली गई F1 में से, जिसकी आंखें रेड थी और विंग्स नॉर्मल थे, और उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल V स्मॉल v, और उसका टेस्ट क्रॉस किया गया। टेस्ट क्रॉस मतलब कि जो दूसरा पेरेंट जो लिया गया वो रेसेसिव लिया गया, स्मॉल p स्मॉल v स्मॉल v। ओके, तो अब गैमेट्स अगर जब हम बनाएं तो इसके तो स्मॉल p स्मॉल v ही बनेंगे। इस केस में इनके 4 तरह के गैमेट्स बनने चाहिए थे, कैपिटल P कैपिटल V स्मॉल v, स्मॉल p कैपिटल V, स्मॉल p स्मॉल v। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गैमेट सिर्फ 2 ही तरह के बने। क्यों ऐसे बने? नॉन पेरेंटल गैमेट क्यों नहीं बने? क्योंकि जिस क्रोमोसोम पे P है, आई कलर वाली जीन, उसी क्रोमोसोम पे विंग की जीन भी थी कैपिटल V। तो ये दोनों एक साथ ही एक गैमेट में गई, अलग नहीं हुई, और इसके होमोलोगस में स्मॉल p और स्मॉल v थी, ये एक साथ ही एक है, इसीलिए वहाँ ऊपर हम PV एक साथ लिखते हैं। तो ये स्मॉल p और स्मॉल v एक साथ ही गई। किसी भी गैमेट में ऐसा नहीं हुआ कि कैपिटल P स्मॉल v के साथ गई हो, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस यहाँ पर नहीं है। P और V एक दूसरे के बहुत पास हैं। ठीक है, तो 2 तरह के गैमेट्स ही बने, और टेस्ट क्रॉस की रेशो जो क्या आई, सिर्फ 1:1। डायहाइब्रिड क्रॉस में आनी चाहिए थी 1:1:1:1:1, 1:1 ही आई। मतलब जितने पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्ड बने, उतने ही रेड आइड नॉर्मल विंग बने। सिर्फ 2 तरह के ही बने, मतलब पेरेंटल टाइप ही बने। नॉन पेरेंटल टाइप क्या होते? आंखें रेड होती और विंग वेस्टिजियल होते, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं बना। ठीक है, या फिर आंखें पर्पल होती और विंग नॉर्मल होते, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये गैमेट तो बना ही नहीं, कैपिटल P और स्मॉल v। ठीक है, मतलब रेड आई और वेस्टिजियल विंग वाला जो है गैमेट कहीं बना ही नहीं, इसलिए वो उस तरह के इंडिविजुअल नहीं बने। या फिर स्मॉल p कैपिटल V, मतलब पर्पल आई और नॉर्मल विंग वाला गैमेट भी नहीं बना, इसलिए इस तरह के इंडिविजुअल बना ही नहीं। सिर्फ 2 तरह के इंडिविजुअल बने जो पेरेंट जैसे ही थे, नॉन पेरेंटल टाइप के बने ही नहीं। ये कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है। टेस्ट क्रॉस रेशो है 1:1। ठीक है, 1:1:1:1 नहीं है, सिर्फ 1:1 है। ये कंप्लीट लिंकेज है ना। इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब जहाँ पे ये P और V एक दूसरे से अलग हो जाएं, ऐसा भी देखा गया है, लेकिन वो फीमेल के केस में है। शुरुआत उसी ढंग से हुई, रेड आई नॉर्मल विंग्ड फीमेल ली, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग मेल लिया, गैमेट PV स्मॉल p स्मॉल v, F1 जनरेशन मिल गई हमें। लेकिन अब की बार टेस्ट क्रॉस करते वक्त जो है हमने फीमेल ली है, ये F1 वाली फीमेल ले ली। उस वक्त पिछले वाले में हमने मेल लिया था। रेड आइड नॉर्मल विंग फीमेल ली और उसका टेस्ट क्रॉस कर दिया। यहाँ पर आप जो है इसको आगे स्टडी कर सकते हैं पूरा प्रॉपरली। वीडियो में आप अपने आप इसको जो है देख लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर चारों तरह के गैमेट्स बन गए। ठीक है, पेरेंट क्या था? कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल V स्मॉल v। तो गैमेट 4 तरह के बन रहे हैं, मतलब कैपिटल P कैपिटल V भी, कैपिटल P स्मॉल v भी बना, एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड होने के कारण के बावजूद भी। मतलब P और V इस केस में एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि इनके बीच में कट लग के क्रॉसिंग ओवर होगी, वहाँ से स्मॉल v इधर आ गया। तो नॉन पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन भी हमें मिली हैं। एंड जो रेशो है चेंज हुई, मतलब ये प्रॉपर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। रेशो देखोगे, रेशो क्या मिली है यहाँ पर? 9 रेड आइड, लास्ट लाइन में देखोगे 9 रेड आइड, 9:1:1:8। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस की रेशो जो है वो अलग हो गई।
कोई नई रेशो मिली है हमें, तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज के कारण है। पी और वी एक दूसरे से अलग हुए, नॉन पेरेंटल टाइप गैमेट्स भी बने हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरह सारे गैमेट्स 25% नहीं है। पेरेंटल टाइप 50% से ज़्यादा हैं और नॉन पेरेंटल टाइप 50% से कम है। सो दिस इज इनकम्प्लीट लिंकेज। सो द जीन्स विच आर located on the same chromosome, they are known as linked genes, and those which are located on different chromosomes, they are known as unlinked genes। ये मैंने आपको बता दिया। तो linked और unlinked genes हमने देखी। अब यहाँ पे लास्ट एक चीज़ जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपसे, and that is the difference between linked and unlinked genes। linked genes, these genes are always inherited together because they are located on the same chromosome। unlinked genes ये incompletely linked नहीं है, unlinked है, मतलब they are located on different chromosomes। ठीक है, या फिर कई बार इसको ऐसे भी कहा जाता है कि they are far apart from each other। मतलब unlinked हम उनको भी मान रहे हैं जो बहुत दूर हैं, चाहे एक ही क्रोमोसोम पे हैं। इनकम्प्लीटली लिंक में इन्होंने अनलिंक्ड को भी जो है इंक्लूड कर लिया है। दे ऑकर इन द सेम क्रोमोसोम, दे ऑकर आइदर इन द सेम क्रोमोसोम इफ एंड देन दे शुड बी वेरी फार अपार्ट, और दे आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्लोज हैं, ये दूर हैं, या अलग अलग हैं। इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, मतलब क्रॉसिंग ओवर होके कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर पेरेंट में कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ है, तो गैमेट में कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ ही रहेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलेगी। सो दे डोंट अंडरगो रिकॉम्बिनेशन। लिंक जीन्स की बात हो रही है, दे आर इनहेरिटेड टुगेदर। यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो सकती है और ये इनहेरिटेड टुगेदर होने के चांसेस जो है नहीं है, जो कम है। अगर वो सेम पे हैं तो हो भी सकती है। देन चांसेस ऑफ इनहेरिटिंग टुगेदर इज़ मोर देन 50% पास में इनके डिस्टेंस के हिसाब से, और यहाँ पे लेस देन 50%। ये मेंडल का सेकंड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करती, ये फॉलो करती हैं अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं तो डाई हाइब्रिड रेशो 3:1 है। ध्यान दे लो इधर, डाई हाइब्रिड रेशो लिंक्ड जीन्स का, वैसे तो जीन्स का जो है डाई हाइब्रिड रेशो 9:3:3:1 होना चाहिए था, पर अगर वो एक क्रोमोसोम पे हैं तो हमें रेशो मिलेगा 3:1। 3 एक पेरेंट की तरह की और एक दूसरे तरह के पेरेंट की, नॉन पेरेंटल टाइप हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ डाई हाइब्रिड रेशो 9:3:3:1 है अगर ये अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं, और टेस्ट क्रॉस रेशो लिंक्ड जीन्स की 1:1 है और अनलिंक्ड की 1:1:1:1, जो कि नॉर्मली मैंने आपको बताई थी डाई हाइब्रिड में। डाई हाइब्रिड की टेस्ट क्रॉस की रेशो 1:1:1:1 है, लेकिन अगर वो लिंक्ड हैं तो सिर्फ 1:1 ही रेशो होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है कल बात करेंगे द फैक्टर्स विच अफेक्ट लिंकेज।